मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 6 क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 12 गति का वीडियो लेकर आई हूँ। तो बच्चों, गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। ठीक है, मोशन कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक की स्टडी करनी होगी। नंबर 1 है गति की अवधारणा एवं गति के प्रकार। नंबर 2 है दूरी तथा विस्थापन। नंबर 3 है चाल एवं वेग की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक। नंबर लास्ट है गति के ग्राफ, समय दूरी में। ठीक है, अब लेसन के टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। तो सुनिए बच्चों, आपने पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए, सड़क पर वाहनों को दौड़ते हुए, तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए, लट्टू को घूमते हुए, मेज, कुर्सी, घड़ी आदि को अवश्य देखा होगा। देखा है ना बच्चों? पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए और सड़क पर वाहनों को दौड़ते हुए, तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हुए, लट्टू को घूमते हुए और घर में बहुत सारी चीज़ें जैसे मेज, कुर्सी, घड़ी आदि को देखा होगा आपने, है ना? तो इन वस्तुओं की स्थितियों को आप यदि ध्यान से देखें, यानी इन सारी वस्तुओं को की स्थितियों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप अनुभव करेंगे कि कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति बदल रही हैं और कुछ अपनी स्थिति नहीं बदल रही हैं। ठीक है, इस इकाई में हम वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन एवं परिवर्तन के प्रकार का स्टडी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आप देख रहे हैं जैसे पक्षियों को उड़ते हुए, यानी पक्षी जो उड़ते हैं वो क्या करते हैं? समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, है ना? बदलते रहते हैं। जब जानवर चलते हैं तो क्या होता है? जानवरों की भी समय के साथ स्थिति बदलती है और जो भी ट्रैफिक रोड पर चलते हैं, दौड़ते हैं, उनकी भी स्थिति जो है समय के साथ बदलती है। तितलियां भी एक फूल से दूसरे फूल पर जब उड़ती फिरती हैं तो क्या है? वो भी अपनी स्थिति बदलती है। लट्टू की भी स्थिति बदलती है, लेकिन मेज, कुर्सी इनकी स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है, वो एक जगह पर ही रखी रहती हैं, है ना? लेकिन घड़ी की स्थिति ये बदलती है कि घड़ी की सुइयाँ जो हैं, घड़ी तो एक जगह टंगी रहती है बट उसकी सुइयाँ लगातार चलती रहती हैं, है ना? इसलिए उनकी सुइयों की स्थिति बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, अब कहने का मतलब कुछ चीज़ों की स्थिति समय के साथ बदल रही है और कुछ चीज़ों की नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है विराम तथा गति की अवस्था, यानी जो वस्तुओं की स्थिति नहीं बदल रही है उनकी स्थिति रुकी हुई है, समय के साथ रुकी हुई है ना? और कोई भी चीज़ अगर समय के साथ रुकी है तो उसे हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम अवस्था। और अगर किसी भी चीज़ की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो उसे हम गति की अवस्था में बोलेंगे या गतिशील अवस्था में बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है विराम तथा गति की अवस्था, है ना? अब देखिए, इसको समझिए। बाग में तितलियों को उड़ते देखा है ना? तितली क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती रहती है। इस प्रकार तितली का स्थान बदलता है किंतु फूल अपने ही जगह पर रहता है। ठीक है, फूल तो एक ही जगह पर फिक्स है लेकिन तितली उड़ती फिरती है ना? तो जो तितली उड़ रही है तो वो गतिशील है ना? और फूल जो है एक ही जगह पर फिक्स है तो वो क्या है? विराम है ना? स्थिर है। ठीक है बच्चों, तो दो स्थितियां होती हैं। नंबर 1 विराम स्थिति और नंबर 2 गतिशील स्थिति है, गतिशील अवस्था। ठीक है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, यानी रुकी हुई अवस्था, यानी स्थिर अवस्था में, है ना? और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है या गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। जैसे क्या है? ये प्लेयर खेल रहे हैं, है ना? इनकी स्थिति भी समय के साथ बदल रही, लेकिन टेबल जो है एक ही जगह रखा है, इसकी कोई भी स्थिति नहीं बदल रही। आज भी वहीं पे मिलेगा और कल भी, जब तक आप ना उठाएं। ये क्या है? ये वाहन भी चलते हैं समय के साथ इधर उधर, और हम लोग भी समय के साथ इधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये टेबल भी फिक्स है, स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में। ठीक है, चिड़िया गतिशील अवस्था में रहती है,
है ना, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है। और ये क्या है, ट्रैफिक है। ट्रैफिक ये भी क्या करते हैं, ये भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, यानी गतिशील रहते हैं। इसी तरह से फैन भी गतिशील रहता है, फैन की जो ब्लेड्स हैं वो गतिशील रहता है, ठीक है। ये लड़की जो है झूला झूल रही है, ये भी गतिशील है ना। और साइकिल भी गतिशील होती है, लेकिन ये मटका जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। इसको तभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचेगा जब आप पहुंचाएंगे, ठीक। तो स्थितियाँ गति के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 विराम अवस्था और नंबर 2 गतिशील अवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये तो आपने विराम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में जाना। अब हम जानेंगे गति के प्रकार, है ना। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। गति के प्रकार बहुत आसान है टॉपिक बच्चों, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए गति के प्रकार, गतिशील वस्तुओं की गति अलग अलग प्रकार की होती है ना। अब गतिशील वस्तुएं, जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें गतियां अलग अलग तरह की होती हैं। आइए गति करती हुई वस्तु की विभिन्न प्रकारों का स्टडी करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की गतियों का स्टडी करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? सरल रेखी गति। गति के प्रकार है सरल रेखी गति, है ना। नंबर 2 हो गया आपका वृत्तीय गति। नंबर 3 हो गया घूर्णन गति। नंबर 4 आवर्ती गति और नंबर 5 हो गया है दोलन गति। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे सरल गति के बारे में। सरल गति क्या है बच्चों? सरल मीन्स सीधी, ठीक है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, यानी इस तरह की पोजीशन में गति करती, तो ये क्या हो गई? सरल रेखी गति, है ना। अब सरल रेखा में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं गति करती हैं, है ना। तो देखिए ये वाहन जितने भी हैं रोड पर दौड़ते हैं, सरल रेखा में दौड़ते हैं, है ना, सरल रेखा में ही दौड़ते हैं। तो सरल रेखी गति के एग्जाम्पल हो गए रोड पर दौड़ते हुए वाहन, मार्च पास्ट करते हुए सिपाही, ठीक है, और खेल के मैदान में दौड़ते हुए खिलाड़ी। ये सब क्या है? सरल रेखी गति के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ये सरल रेखी गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, ये देखिए चित्र वृत्तीय गति का है ना। ये क्या है? गोल वृत्ताकार चल रही है और ये वृत्ताकार चल रही है ना, तो क्या है? अब इस वृत्तीय गति को समझने के लिए क्या करना है? हमें एक धागा लेना है, 50 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, और 50 सेंटीमीटर का तो मजबूत धागा हो, और उसके एक सिरे पे क्या बांधेंगे? पत्थर। दूसरे सिरे को हम हाथ से पकड़ेंगे और इसको घुमाएंगे, गोल गोल वृत्ताकार मार्ग में घुमाएंगे। तो पत्थर की गति किस शेप में हो रही? वृत्ताकार मार्ग में हो रही है ना, वृत्ताकार पथ पे हो रही है। तो ये गति किस प्रकार की है? वृत्तीय गति, है ना। और एक इसमें चीज़ और खास है कि जो पत्थर है और हमारा हाथ, जहाँ से हम दूसरा छोर पकड़े हुए हैं, पत्थर या हमारे हाथ तक की जो दूरी है वो बराबर है, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटी में यही बताया गया है। इसी तरह ये जो है इस तरफ, ये तो पत्थर के टुकड़े की गति हो गई, और ये हो गई है पृथ्वी की गति, सन के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तथा उंगली से पत्थर की दूरी सदैव समान रहती है, और पत्थर की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति, क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग में चल रही है। ये जो गति है पत्थर की वो वृत्ताकार मार्ग में चल रही है, इसीलिए इसका नाम है वृत्तीय गति, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब कोई वस्तु, वृत्तीय गति की परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, यानी क्या है? ये निश्चित बिंदु जहाँ हमने पकड़ा था, थ्रेड का दूसरा साइड पकड़ा था, तो वो निश्चित बिंदु हो गया। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी ये हो गई, ठीक, निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो समझ गए बच्चों ना? क्या? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, तो ये इसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, है ना। और ये भी वृत्तीय गति है। जो हमारी पृथ्वी है, सूरज के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके वृत्तीय गति के उदाहरण हैं
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयाँ क्या करती हैं? ये जब मान लीजिए घड़ी है, ये सुइयाँ जो है वृत्ताकार मार्ग में घूमती है ना, इस तरह से घूमती हैं। तो घड़ी की सुइयों की गति भी वृत्तीय गति हुई। कोल्हू, यानी जहाँ कोल्हू क्या है बच्चों? कोल्हू जो पुराने समय में चलता था, वो क्या होता है कि बैल की सहायता से एक मशीन होती है, उससे गन्ने उस कोल्हू से क्या होता है, गन्ने से जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है। ठीक है, तो कोल्हू जो चलाया जाता है बैल की सहायता से, वृत्ताकार मार्ग में बैल चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोल्हू की गति किस प्रकार की हुई? वृत्तीय गति हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो गति है वो घूर्णन गति। बच्चों, घूर्णन गति को समझने के लिए बहुत आसान उदाहरण है। आपने लट्टू तो जरूर चलाया होगा, है ना, जो डोरी में लपेट के चलाते हैं वो लट्टू। ठीक है, तो जब आप डोरी में लपेट कर लट्टू को घुमाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, या चलाते हैं, तो क्या होता है? लट्टू तो घूमने लगता है। कहाँ पर घूमता? ऐसा नहीं है वृत्ताकार मार्ग में, वो अपने ही पॉइंट पर, अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्स पर घूमता है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। लट्टू अपनी ही धुरी पर घूमता है ना, और इसीलिए इसका नाम पड़ा घूर्णन गति। यानी अपने ही ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो अपने ही एक्सिस पर, अपने ही अक्ष पर ही घूमती हैं, उसे घूर्णन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब घूर्णन गति में क्या है थोड़ा सा और बताया। जब कोई वस्तु अपनी धुरी मीन्स जैसे मान लीजिए ये है, ये पॉइंट है, इसी पर कोई चीज़ घूम रही तो ये घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, तो अब घूर्णन गति का उदाहरण क्या है? एक तो लट्टू भी अपनी जगह पर घूमता, दूसरा क्या करता, ये जो है ये चरखा भी अपनी इसका पहिया जो है अपनी जगह पर घूमता, साइकिल का पहिया अपनी जगह पर घूमता, घिरनी अपनी जगह पर घूमती, और कुम्हार का चाक भी अपनी जगह पर ही घूमता। तो ये सारी घूर्णन गतियों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है? वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या डिफरेंसेस है? वृत्तीय गति में क्या होता है? एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है। सपोज ये निश्चित बिंदु है तो इसके चारों ओर गति करेगी। ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ा वृत्तीय गति। और घूर्णन गति क्या है? अपने एक्सिस पर, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, अक्ष है, तो यहीं पर घूमेगी, इसी पॉइंट पर घूमेगी कोई भी वस्तु। तो जो वस्तु इस तरह की गति करती है, अपने एक्सिस पर गति करती है, अक्ष पर गति करती है या घूमती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, है ना। अर्थात जो वस्तुएं अपने अक्ष पर गति करती हैं या अक्ष पर घूमती हैं उसे घूर्णन गति कहते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट है आवर्ती गति, है ना। आवर्ती गति देखिए क्या है? विद्यालय में लगी घड़ी की सुइयों को ध्यान से देखिए। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? घड़ी तो एक जगह फिक्स है, बट ये सुइयां हैं जो क्या है? अब हम आर्ट्स की सुई की बात करें तो ये 12 पर आकर के फिर यहाँ फिर पूरा चक्कर लगाएगी, फिर 12 पर आ जाएगी तो पूरा चक्कर फिर हो जाएगा, फिर वही अपना रास्ता दोहराएगी, फिर रास्ता दोहराएगी। तो बार बार दोहराने को ही तो आवृत्ति बोलते हैं, है ना। तो वही है कि घड़ी में क्या होता है? प्रत्येक सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। ठीक है बच्चों, अब घड़ियों की सुइयों की गति आवर्ती गति है, क्योंकि बार अगर कोई चीज़ अपने ही पथ को बार बार दोहराती है बार बार उस पर चलती है, तो ये क्या है? आवर्ती गति, है ना। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, है ना बच्चों। आवर्ती गति की परिभाषा क्या है? जब कोई वस्तु निश्चित समय में अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, है ना। जैसे घंटे की सुई 1 घंटे बाद फिर यानी 60 मिनट बाद फिर वो अपना चक्कर लगाने लगती है ना। और मिनट की सुई क्या करती है? 60 मिनट बाद फिर अपना चक्कर लगाती रहती है ना। सेकंड की सुई क्या करती है? 60 सेकंड बाद फिर अपना चक्कर वही लगाती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई आवर्ती गति। अब नेक्स्ट है दोलन या गति, कंपन गति, दोलन गति या फिर कंपन गति। इसको भी हम क्या करेंगे? एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। एक्टिविटी क्या है
एक थ्रेड लेंगे, जैसे इस चित्र में क्या दिया है, एक धागा लेंगे और धागे ये धागा लिया, धागे में कि एक सिरे पर बांध दिया पत्थर और दूसरे सिरे को फ्री जो सिरा है उसको एक स्टैंड से लटका देंगे। अब हमें क्या करना है, इस पत्थर को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो पत्थर जो ये मिडिल पॉइंट है उसके दोनों ओर बार बार इधर उधर क्या है आता जाता रहता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये किस प्रकार की गति हुई, दोलन गति। तो एक्टिविटी में बोला है वही कि धागा यानी 50 सेंटीमीटर कर लो या उससे कम लो या थोड़ा उससे ज़्यादा ले लो, उससे कोई मैटर नहीं है ना। उसको क्या करा है, एक सिरे में पत्थर बांधा, दूसरे को स्टैंड से बांध दिया। अब पत्थर को एक ओर से थोड़ा खींचकर छोड़ा तो क्या हुआ, पत्थर की गति पत्थर को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर पत्थर की गति को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तो पता चलता है कि पत्थर जो है अपनी मध्य स्थिति यानी यहाँ से दोनों ओर इधर उधर गति करता है ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे गति करता है। जब कोई गति परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति की दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है तो इसे दोलन या कंपन गति कहते हैं। देखिए ये जो पत्थर है, जब इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे, सपोज इधर की ओर खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये किनारे हो गए, तो ये पत्थर क्या इधर की ओर गति करेगा, ऐसे ऐसे गति करते रहेगा। तो ये गति क्या कहलाएगी, दोलन गति। ठीक है, अपनी मध्य स्थिति की दोनों ओर सरल रेखा में गति कर रहा है पत्थर, इसी को हम दोलन गति कहते हैं। परिभाषा में क्या हुआ, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति की दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तब उसकी गति को क्या कहते हैं, दोलन या कंपन गति। ठीक, अब नेक्स्ट उदाहरण भी है, जैसे झूले में क्या होता है, झूला जहाँ से सीधा टंगा होता है उसके दोनों ओर जब एक तरफ झूले को लेकर हम जब एक तरफ झूला खींचकर छोड़ते हैं तो क्या होता है, झूला इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है, यानी बीच सेंटर से दोनों ओर चलता है। तो ये इस प्रकार की गति क्या है, दोलन गति हो गई, है ना बच्चों। ये कौन सी गति हुई, दोलन गति। अब या कंपन गति। अब क्या है, विशेष क्या है इसमें, एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे चलती हुई साइकिल के पहिए में घूर्णन गति और रेखी गति। बिल्कुल ठीक कहा, साइकिल चल रही है तो कैसे चलेगी, ऐसी चलेगी सीधी रेखा में, लेकिन उसमें जो व्हील लगे हैं वो कैसे चलेंगे, वो घूर्णन गति, अपनी एक्सिस पर उसका पहिया चारों तरफ घूमता रहता है, अपने अक्ष पर घूमता रहता है। तो इसमें साइकिल में दो प्रकार की गति हुई, सरल रेखी गति और घूर्णन गति। नेक्स्ट पॉइंट है दोलन गति, कंपन गति आवर्ती गति के ही विशेष अवस्था में। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। आप क्या करेंगे, एक रूम है, ठीक है बच्चों, ये रूम है, आपने क्या किया, यहाँ इसको ए डालते हैं, ठीक है, और इसको बी डालते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, ये रूम बना लिया, ठीक है, इसको अगर हम ए डालेंगे, ए बी और सी, है ना। जब आप ए से चल के बी पर, बी से चल के सी पर आए, सी तक जाना है आपको, तो पहले आप ए से बी तक चलेंगे, फिर बी से सी तक। और दूसरा एक रास्ता ये और भी है कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट पहुँचे, है ना, ए से सीधा सी तक पहुँचे, सी पॉइंट तक। तो ये क्या है, ये आपकी क्या हो गई, दूरी। ठीक है, ये ए से जब आप चले बी तक, बी से सी तक चले, तो ये होगी दूरी। ठीक है बच्चों। और ये शॉर्टकट जो रास्ता है ना ए से सी तक का, ये हो गया विस्थापन। ठीक है बच्चों। अब आगे भी समझते हैं। ये देखिए क्या बोला, आपने अपने कक्ष की दीवारों के साथ चलते हुए एक कोने आ से बा होते हुए दूसरे कोने सा तक पहुँचे। अब पुनः क्या करना है, आप सीधे आ से सा तक बिगाड़ के रास्ते पहुँचे, है ना, बिगाड़ के रास्ते पहुँचे। दोनों स्थितियों में क्या आपके द्वारा चले गए कदमों में कोई अंतर है? कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ तक चले, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? आपके कदम इसमें ज़्यादा चले हैं और इसमें कम चले हैं, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? तो यही पता करना है बच्चों। रास्ते आ से बा और बा से सा की लंबाई दूरी होगी,
ये जो है लंबाई, ये क्या है, दूरी कहलाएगी। आ से सा रास्ते की लंबाई विस्थापन, यानी ये विस्थापन, और आ से बा से सा तक की दूरी, ये क्या हो गई, लंबाई, दूरी। ठीक है बच्चों। अब क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी होती है। ये पथ था, ये रास्ता था, किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया समय के साथ, तो ये क्या हो गई, है ना, ये क्या है, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते को हम दूरी कहते हैं। ठीक है। तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। अब क्या था, ये जो था, ये प्रारंभिक बिंदु था आ, और सा था अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। ये है विस्थापन, 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 ये विस्थापन, और ये क्या है, दूरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे है, यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है और वो आधे रास्ते की दूरी तय करता है। ठीक है। मान लीजिए ये है, चित्र दिया है, ये वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है बच्चों। ए इसका है क्या, इसका नाम क्या है इस पॉइंट का, ए बी सी। तो जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, यानी आधे, यहाँ से लेके यहाँ, है ना, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई, जब कोई व्यक्ति यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करेगी ए से, तो उसकी दूरी क्या हो गई, ए बी सी। ठीक है बच्चों। और एक और शॉर्टकट रास्ता क्या है, हम ए से बी और बी से सी तक ना जाके सीधे हम ए से सी तक जा सकते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता। तो यही शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन है। क्या है, विस्थापन, यानी दूरी क्या हो गई, ए बी और सी, विस्थापन ए और सी, है ना। विस्थापन क्या है, डी भी है, ए डी सी, तो वही है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर पी से चलकर, ये अब वृत्ताकार मार्ग है, ये है वृत्ताकार मार्ग। ठीक है। क्या बोला है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु पी पर, यदि कोई व्यक्ति जो है वृत्ताकार मार्ग पर पी से चलकर क्यू आर एस से होता हुआ पुनः पी पर पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल रास्ता, कुल दूरी, वृत्त की परिधि तथा विस्थापन शून्य होता है। ठीक है। क्या बोला है, यदि कोई वस्तु जो है, या यदि कोई वस्तु या व्यक्ति पी पॉइंट से चलकर, है ना, पी से चलकर क्यू से होता हुआ, क्यू आर से होता हुआ वापस पी पर आ जाता है, तो व्यक्ति या वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या है, वृत्त की परिधि हो गई, और विस्थापन क्या हो गया, शून्य। क्यों, क्योंकि व्यक्ति ने जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या है, कुछ भी नहीं, शून्य है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि व्यक्ति बिंदु पी पर है तथा अपना स्थान नहीं बदलता, यानी ये बिंदु, सपोज कोई भी व्यक्ति बिंदु पी पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से वो नहीं हट रहा, यहाँ से कोई भी जगह नहीं बदल रहा, यानी पी पर ही है, तब क्या है, दूरी भी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य हो जाएगी और विस्थापन भी, है ना, क्योंकि दूरी तो शून्य होगी, क्योंकि उसने कुछ दूरी तय ही नहीं की, चला ही नहीं, तो दूरी शून्य है। अब जब दूरी नहीं चला तो विस्थापन भी शून्य होगा, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक कहा, अर्थात दूरी क्या होती है, इज ग्रेटर देन या इक्वल होती है, यानी दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन से या बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये बात। नेक्स्ट है, यदि दूरी शून्य है, समझिए इस बात को, यहाँ पर क्या है, दूरी शून्य है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चला है ना। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन कैसा होगा, शून्य हो जाएगा, है ना, विस्थापन शून्य होगा। परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है,
क्योंकि अब यहाँ देखिए, ये क्या था, यहाँ है ना, ये यहाँ पर विस्थापन शून्य था, लेकिन दूरी शून्य नहीं थी। तो वही कहा है, अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है बच्चों, दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं। दूरी तो दूरी है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, किधर भी चल सकती है ना। व्यक्ति किधर भी दूरी तय कर सकता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, विस्थापन में तो परिमाण भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी कि किधर की ओर चलना, किधर की ओर शॉर्टकट रास्ता तय करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चाल तथा वेग क्या है। चाल वेग को समझते हैं। यदि एक वाहन निश्चित समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तय करे और दूसरा वाहन उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तय करे, तो पहले वाहन की गति तीव्र और दूसरे वाहन की गति मंद कहलाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई भी वाहन है, उसका निश्चित समय, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वाहन है 10 मिनट में अगर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, तो दूसरा वाहन क्या करेगा? 5 मिनट में क्या है, समय निश्चित है, 5 मिनट में ज़्यादा दूरी, यानी 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर दूरी तय करता है अगर, तो क्या है, पहला वाहन की तुलना में दूसरे वाहन की गति तीव्र है। ठीक है बच्चों, और पहले वाहन की गति मंद है ना। तो इसी प्रकार आपने सड़क पर कुछ वाहनों को तेज गति से अथवा कुछ वाहनों को मंद या धीमी गति से चलते देखा हुआ। जैसे साइकिल की गति प्रायः कार की गति से धीमी होती है, क्योंकि साइकिल की तो खैर कैपेसिटी भी कम होती है ना। अतः साइकिल को निश्चित दूरी तय करने में कार की तुलना में अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों, यानी साइकिल ज़्यादा समय लेती है दूरी तय करने में कार की तुलना में, है ना। कार की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और साइकिल की कम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए समय में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कार द्वारा चली गई दूरी से कम होगी। साइकिल धीमे चलती है और कार तेज चलती है। ठीक है बच्चों, समय तथा दूरी के संबंध को चाल द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी समय और दूरी के संबंध को चाल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, मतलब 1 सेकंड मान लेते हैं एकांक समय में चली गई दूरी तथा चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो चाल में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी राशियों की जरूरत पड़ी? समय की और किसकी? दूरी की भी। ठीक है, यानी एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का ऐसा ही मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है चाल की? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल बराबर, ये दिया है फॉर्मूला, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसका चाल का यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या हुआ? वेग की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय मतलब सबसे छोटे समय में, कम समय में। और वेग का ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का फॉर्मूला है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब वेग भी दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे क्या है? चाल का मान हमेशा वेग के बराबर या अधिक हो सकता है। ठीक है बच्चों, चाल का मान जो है वेग के इक्वल हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है।
परंतु चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता है। चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता, अर्थात चाल ज़्यादा होगी वेग से या फिर बराबर होगी। ठीक, यदि चाल शून्य है तो वेग निश्चित ही शून्य होगा। जब चाल ही नहीं है तो वेग कहाँ से होगा, है ना। चाल में क्या होता है, या वेग, चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय, है ना। और वेग का भी है वेग का है विस्थापन बटे समय। ठीक है, यदि चाल का मान शून्य है तो वेग निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य या अशून्य दोनों ही हो सकते हैं। यानी वेग शून्य है तो चाल जो है शून्य या अशून्य दोनों ही हो सकते हैं, है ना। वाहनों की गति मापक यंत्र में दिखाई गई चाल औसत चाल होती है। औसत चाल क्या है, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल हो गई। यानी जिस किसी वाहन के द्वारा कुल जो दूरी चली गई है और कितने समय में चली गई है ना, उसको क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी कुल चली गई दूरी बटे उसमें लगा कुल समय। चाल में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, परंतु वेग में परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। भाई चाल किधर भी चली जा सकती है ना। और इसीलिए इसमें बोला है कि इसमें चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती। सपोज हम इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, कोई इसमें क्या डायरेक्शन की जरूरत नहीं। परंतु वेग में परिमाण और दिशा, डायरेक्शन भी होती है और कितना वेग, यानी हमें कितना वेग तय करना है वो भी होता है। ठीक है, कुछ और भी जाने। आपने मोटरसाइकिल एवं कार में एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, उसके कॉर्नर पर किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे वाहन की चाल सीधे ही प्राप्त हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर कहते हैं, पथ मापगामी, यानी वो रास्ते को मापता है। ठीक है, और जो चाल को मापता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमने क्या सीखा इस लेसन में। नंबर 1, विराम अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती। रुकिए, स्थिर अवस्था में वस्तु की स्थिति बिल्कुल नहीं बदलती है, तो इसीलिए कहा गया स्थिर विराम अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है ना। और नेक्स्ट है गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, दोलन गति, है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है रास्ते की कुल लंबाई, दूरी तथा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, है ना। क्या कहते हैं, विस्थापन। चाल, नेक्स्ट पॉइंट है चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसी पे बेस्ड सवाल, प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो कि आपको सॉल्व करनी है। चाल तथा वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, दोनों का ही मात्रक एक ही होता है। अब समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है तथा एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा। यानी कहने का मतलब है जो विराम अवस्था, क्या बोला है, समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ अक्ष के समांतर, विराम अवस्था में जो चल रही है उसका इस तरह से होता है, और जो गतिशील अवस्था में उसका इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आऊँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।